यहां तक हो गया था। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, किरचॉफ वोल्टता नियम अनुसार किसी भी संवृत पास में सभी आई आर, आई का मतलब क्या है धारा, और आर का मतलब क्या है प्रतिरोधकता, तथा ई एम एफ का बीजीय योग हमेशा क्या होता है? ठीक है, तो हमेशा क्या होता है भाई? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये किरचॉफ के नियम से है। किसके नियम से है भाई? किरचॉफ के नियम से। अब किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे भाई? दो नियम दिए थे। कितने? दो नियम, जिसमें पहला था केसीएल और दूसरा केवीएल। ठीक है, पहला कौन सा? केसीएल और दूसरा केवीएल। केसीएल का मतलब क्या होता है? केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ करंट लो, यानी किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम। और ये कौन सा होता है भाई? किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। कौन सा नियम होता है? प्रथम नियम होता है। तो केसीएल का जो प्रथम नियम होता है वो धारा का नियम होता है। तो यहां पे देखो, किसी बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ के किसी भी, किसी भी नोड पर धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है भाई? शून्य होता है। बंद परिपथ के किसी भी नोड पर धारा का जो बीज गणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो ये जो है केसीएल का कौन सा नियम है भाई? प्रथम नियम है, धारा का नियम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सिग्मा आई बराबर कितना लिखूंगा? 0। ठीक है, अब देखो, बंद परिपथ के किसी भी नोड पर, अब यहां पे देखो, नोड का मतलब क्या होता है? तो नोड का मतलब होता है वह जंक्शन, या फिर जंक्शन का मतलब क्या होता है? वह बिंदु जहां पर, जहां पर दो से अधिक, दो से अधिक शाखाएं मिलती है, उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, बंद परिपथ के किसी भी नोड पर धारा का जो बीज गणितीय योग होता है वो क्या होता है भाई? शून्य होता है। तो सिग्मा आई बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब यह होता है कि आने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। और जो किरचॉफ का धारा का जो नियम होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह है
आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है, तो ये हो गया केसीएल का पहला नियम। ठीक है, उसके बाद में किरचॉफ का दूसरा नियम कौन सा है भाई, केवीएल का नियम। दूसरा कौन सा है, केवीएल का नियम। केवीएल का मतलब क्या है, केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लो। ठीक है, यानी किरचॉफ का विभव का नियम, किरचॉफ का विभव का नियम। ठीक है, और ये कौन सा नियम है भाई, दूसरा नियम। कौन सा, दूसरा नियम। अब देखो, किसी किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में विभव का बीजगणितीय बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। सिग्मा वी बराबर 0 या सिग्मा आई आर बराबर 0। ठीक है, तो इसी के लिए क्वेश्चन में पूछा था। तो किसी भी बंद परिपथ में जो विभव का बीज गणितीय जो योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। स्रोत विभव बराबर ड्रॉप विभव। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि यह ऊर्जा संरक्षण, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो हमारा यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत परिपथ में आगे स्पेस है होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है उसमें क्या होता है। अब देखो, इसका मतलब यह है कि एक जो विद्युत सर्किट होता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं। तो ए ऑप्शन देखो यहां पे, विद्युतीय घटक, संयोजित तार और प्लग। दूसरा है विद्युत घटक, संयोजित तार और सेल बैटरी। तीसरा है विद्युत घटक और संयोजित तार। डी है विद्युतीय घटक, संयोजित तार, सेल या बैटरी और प्लग कुंजी। ठीक है, कुंजी का मतलब क्या होता है, स्विच होता है। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भाई सर्किट के लिए पूछा है, तो यहां पे मैं बताता हूं आपको कि सर्किट किसे कहते हैं। देखो, परिपथ, परिपथ का मतलब क्या होता है,
परिपथ का मतलब होता है सर्किट। क्या होता है भाई? सर्किट होता है। अब देखते हैं अवयवों या घटकों को व्यवस्थित क्रम में संयोजन करने पर वैद्युतिक कार्य क्या हो भाई? वैद्युतिक कार्य क्या हो? संपन्न हो। संपन्न हो, उसे क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परिपथ कहते हैं। अब देखो परिपथ के लिए कौन कौन से घटकों की आवश्यकता होती है। तो देखो सबसे पहले एक चाहिए हमें तार। क्या चाहिए? तार। उसके बाद में क्या चाहिए? स्रोत। ठीक है। उसके बाद में क्या चाहिए भाई? उसके बाद में चाहिए सुरक्षा युक्ति। और उसके बाद में एक चाहिए नियंत्रक स्विच। और यहां पे उपभोक्ता युक्ति। ठीक है। तो यहां पे ये प्लस और ये माइनस, यहां पे हो जाएगा स्रोत। स्रोत जो है यहां पे देखो विभव प्रदान करेंगे। ठीक है, सेल या बैटरी। सेल या सेल या बैटरी। ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा तार। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये है हमारी सुरक्षा युक्ति। और ये क्या है भाई? ये है नियंत्रक युक्ति। सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति जो है देखो, या तो क्या होगा? फ्यूज। या क्या होगा? एमसीबी। एमसीबी का मतलब क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहां पे हो जाएगा ये नियंत्रक युक्ति। क्या हो गया? नियंत्रक युक्ति। नियंत्रित युक्ति का मतलब क्या हो गया? स्विच। अब स्विच को क्या बोलते हैं? कुंजी, रेगुलेटर। ठीक है। और ये हो जाएगा उपभोक्ता उपभोक्ता युक्ति। उपभोक्ता युक्ति का मतलब क्या हो गया? जैसे बल्ब या पंखा या हीटर। ठीक है। कोई सा भी उपकरण हो सकता है। ठीक है। तो सर्किट के निर्माण के लिए इन सभी घटकों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा एक सर्किट। तो सर्किट का मतलब यहां पे देखो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल या बैटरी, प्लग, कुंजी। ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों करते हैं? धारा उत्पन्न करने के लिए। बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन उत्पादन हेतु। और
सी ऑप्शन है विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, सी हो जाएगा भाई, है ना। विभवांतर उत्पन्न करने हेतु सर्किट में बैटरी का उपयोग किया जाता है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में एक वर्ड आया है भाई बैटरी। अब देखते हैं कि बैटरी क्या होती है। बैटरी जो है, बैटरी क्या होती है? बैटरी होती है सेलों का समूह। सेलों का जो समूह होता है क्या कहलाता है? बैटरी। बैटरी क्या है? बैटरी है एक वैद्युतिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा का क्या है भाई? स्रोत। क्या है? वैद्युतिक ऊर्जा का एक स्रोत जो किसी परिपथ, जो किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इस बैटरी का कार्य क्या होता है? तो बैटरी कार्य क्या करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या करती है भाई? रूपांतरण करती है। क्या करती है? रूपांतरण करती है। यह सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या करती है भाई? उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है। थोड़ा छोटा कर देता हूं भाई इसको, एक छोटी सी लाइन और लिखवानी है आपको। ठीक है भाई, अब देखो, या विद्युत परिपथ में दो बिंदु या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। विभवांतर उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट किससे हैं भाई? बैटरी से हैं। अब यहां से अगर बैटरी का बेसिक आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो यहां पे विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। ठीक है, और बाकी मैंने आपको यहां पे लिखवा दिया है कि बैटरी क्या होती है, बैटरी का कार्य क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जब मेंस का मतलब क्या होता है भाई? मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो
अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहेंगे? विद्युत परघात यानी इलेक्ट्रिक शॉक। दूसरा है विद्युत भारण, और तीसरा है अधिभारण, और डी है अधितापन। ठीक है, तो अति तापन होकर आग लग सकती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भाई अधिभारण कहा जाता है, या अतिभारण कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओवरलोडिंग। इसको क्या कहते हैं भाई? ओवरलोडिंग या ओवरलोड। ठीक है, अब देखो, जब किसी विद्युत परिपथ में एक ही सॉकेट से कई युक्तियों, तो लिख लो, जब किसी विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ में एक ही सॉकेट से कई युक्तियों, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत पंखा, विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, आदि को जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है, तो इस विद्युत परिपथ में अति भारण होना कहते हैं। तो अति भारण का मतलब क्या होता है? ओवरलोडिंग या ओवरलोड, जिसके कारण क्या होता है कि आग लग सकती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्युत परिपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके टर्मिनल को दर्शाती है। लंबी रेखा किसके टर्मिनल को दर्शाती है? अब देखो, पूछा किसके लिए है? सेल के लिए पूछा है। तो सेल का संकेत क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ठीक है, तो यहां पे सेल के चिन्ह में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा इसके टर्मिनल, यानी किसके टर्मिनल को दर्शाती है? तो वो दर्शाएगी भाई धनात्मक को। किसको? धनात्मक को। यहां पे लिख लो, लंबी रेखा सेल। लंबी रेखा सेल के लिए पूछे तो आपको बताना है धनात्मक। धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। अगर पूछे छोटी रेखा सेल, ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है।
यानी ये जो दिया हुआ चित्र है भाई, ये इन चारों में से किसका होगा? ए ऑप्शन है बिना जुड़े तार की क्रॉसिंग, बी ऑप्शन है 1 वोल्ट मीटर, सी है परिवर्तनीय प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, और डी है प्रतिरोध यानी आर का एक प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो भाई, तो यहां पे ये जो दिया गया डायग्राम है ये है भाई 1 वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या है? वोल्ट मीटर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दें तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण क्या करेंगे? ठीक है, या क्या करते रहेंगे? अब देखो, किसके लिए कह रहा है? समांतर परिपथ के लिए। समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे। अब देखो, समांतर का मतलब क्या होता है? तो समांतर का मतलब यह है कि एक उपकरण तो यह लगा हुआ है, दूसरा उपकरण मान लेते हैं ये है, और तीसरा उपकरण मान लेते हैं कि ये है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसको मैं नाम देता हूं R1, इसको R2 और इसको R3। तो इसका कहने का मतलब यह है क्वेश्चन का कि समांतर क्रम में, ठीक है, ये कौन सा क्रम है? समांतर। तो समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है, जैसे मान लो R2 जो है कार्य करना बंद कर देता है, मान लो किसी खराबी के कारण, ठीक है, तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब यह है, ए ऑप्शन देखो, दोगुने क्षमता से कार्य करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, डी है अपनी आधी क्षमता से कार्य करते रहेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो सी ऑप्शन होगा। क्यों? सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। जैसे मान लो R2 जो है किसी खराबी के कारण क्या हो गया भाई? बंद हो गया है, ठीक है, कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि R1 और जो R3 है ये क्या करते रहेंगे भाई? कार्य करते रहेंगे। ठीक है, अब अगर यहां पे पूछता श्रेणी क्रम के लिए, तो श्रेणी का मतलब क्या होता है? सरणी का मतलब यह होता है कि ये R1, ये R2 और ये R3। अब किसी खराबी के कारण मान लेते हैं कि इसमें R1 खराब हो जाता है, किसी खराबी के कारण मान लेते हैं R2 खराब हो गया है, तो बताओ सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो इसमें बाकी के जो दो उपकरण है ये कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, तो हमारे जो घरेलू जो उपकरण होते हैं इनका संयोजन कौन सा होता है भाई? समांतर क्रम का होता है। किसका होता है? समांतर क्रम में होता है। इसीलिए अगर एक या फिर दो या तीन अगर उपकरण खराब हो जाते हैं तो बाकी के जो उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं भाई? सामान्य रूप से कार्य करते रहते हैं। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में अगर उसी का अगर हम बात करें तो श्रेणी क्रम में अगर एक उपकरण खराब हो जाता है तो पूरा सर्किट काम नहीं करता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? निम्न में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? अब देखो, इसका मतलब यह है कि यहां पे देखो, धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है एक सुचालक में, तो सुचालक में बताओ धारा का प्रवाह क्या होगा? धारा का प्रवाह क्या होगा भाई? अधिक होगा। क्या होगा? उच्च होगा यानी अधिक होगा। तो यहां पे लिख लो धारा के प्रवाह के विरोध की
शक्ति न्यूनतम होती है। क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है, यानी सुचालक में धारा का प्रवाह क्या होता है भाई? अधिक होता है, आसानी से हो जाता है प्रवाह। यानी सुचालक में धारा का प्रवाह क्या होता है? तो धारा का प्रवाह जो होता है वो अधिक होता है, आसानी से प्रवाहित होता है। ठीक है, सुचालक का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो। अब किस किस में होगा देखो भाई, एग्जाम्पल देखो, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, निकेल आदि। ठीक है, तो इन सभी में क्या होगा भाई? धारा का जो प्रवाह होगा वो क्या होगा? आसानी से होगा और अधिक होगा। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? अब देखो, ए ऑप्शन है धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। बी ऑप्शन है धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिमाण स्थिर रहता है। सी ऑप्शन है धारा की दिशा तथा धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। और डी है धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। अब देखो, प्रत्यावर्ती धारा के लिए बोला है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि धारा कितने प्रकार की होती है? ठीक है, धारा कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली कौन सी होती है? तो पहली होती है डीसी। कौन सी होती है? डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, और हिंदी में हो जाएगा डिस्ट धारा। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा भाई एसी। एसी का मतलब क्या है भाई? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। डीसी जो है ये इसका डायग्राम होता है। तो इसका मतलब यह है कि डीसी की दिशा व मान क्या होते हैं भाई? नियत। क्या होते हैं? नियत होते हैं। एसी जो है दिशा व मान समय के साथ क्या होता है भाई? परिवर्तित। क्या होता है? परिवर्तित। इसका मतलब ये हो गया, ये इसका डायग्राम होता है। ठीक है, तो दिशा व मान समय के साथ में क्या होता है? परिवर्तित होता है। और डीसी में क्या होता है? दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है,
दूसरा डीसी जो होता है इसे संचित किया जा सकता है, और एसी जो है इसे संचित नहीं किया जा सकता है। डीसी की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, आवृत्ति यानी एफ कितना होता है, तो 0 हर्ट्ज। कितना होता है, 0 हर्ट्ज। और एसी की जो आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूछा है, तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा परिमाण समय के साथ में क्या होता है, परिवर्तित होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसके लिए करा भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 मिली वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा। अब पूछा क्या है, प्रतिरोध पूछा है। ठीक है, अब प्रतिरोध का सूत्र मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है, तो R बराबर क्या होता है, V बटा I। अब देखो V का मान कितना है और I का मान कितना है, बताओ। V का जो मान है वो कितना है भाई, 3। कितना है, 3 है, यहां पे देखो तो 3। V का I का मान कितना है, I का मान कितना, तो 15 मिली एम्पियर, यहां पे देखो तो यहां पे कितना, 15। बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, फिर लगेगा पॉइंट, फिर 2, फिर यहाँ पे मिली ओम। ठीक है, 0.2, तो 0.2 हमारे बी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है, पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। अब देखो पूछा क्या है इसमें, धारा, तो यहां पे शक्ति बराबर क्या होगा, धारा गुणा हो जाएगा भाई विभव। शक्ति का मतलब क्या होता है भाई, P बराबर धारा का मतलब क्या होता है, I इंटू विभव का मतलब क्या होता है, V। तो P का मान कितना है, तो P का मान है इसमें 10 बराबर I का मान हमें ज्ञात करना है, V का मान कितना है, तो इसमें दिया है 20। कितना दिया भाई, 20 दिया है यहां पे देखो शुरू में। उसके बाद में P का मान कितना दिया था इसमें, 10 वाट। I का मान हमें यहां पे ज्ञात करना है। अब यहां पे I का जब मान ज्ञात करना है तो I बराबर क्या होगा, तो I बराबर हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा भाई, 20। यही होता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया आपको। तो बताओ बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा 0.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। कौन से परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। तो ए ऑप्शन है समांतर, बी ऑप्शन है चालक, सी ऑप्शन है श्रेणी। तो श्रेणी जो होती है, श्रेणी में क्या होता है कि इसमें केवल एक पथ होता है। क्या होता है, केवल एक पथ होता है, तो हमारा सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो बाकी क्या करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके।